बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में आज फिर अंदलीब आदिल हाजिर है। आज हमारे साथ एक और बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और बहुत ही सीनियर टीचर बैठे हैं, जिन्होंने काफ़ी साल अपने टीचिंग को दिए, बच्चों की तालीम को दिए और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी काम किया और अपनी खिदमत पेश की। तो आइए चलते हैं अपने मोहतरम मेहमान की तरफ और उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, सर फयाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू। वी आर ऑनलाइन टुडे, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे इनविटेशन को कबूल किया और आके आपने इंटरव्यू के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की। आपकी बहरहाल ये एक यानी लगन है आप उनके बारे में ना, तो उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए फिर ये मौका मिल गया बात। जी, बिल्कुल, ऐसा ही होता है, हम जिस चीज़ को शौक से करते हैं, तो फिर उसके लिए एफ़र्ट्स भी दिखाते हैं और फिर वो कामयाब भी हो जाती हैं। तो चलते हैं, हमारे प्रोग्राम के एक फ़ॉर्मेट है हमारा, जिसके तहत हम पहले अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अगरचे के लोग आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाएँ, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स जो आपको नहीं जानते, वो भी आपके बारे में जानें कि हम आज किस हस्ती के साथ बैठे हैं, कितने मोहतरम इंसान हैं और उनकी खिदमत क्या है। ओवर टू यू सर। मेरा नाम फयाज़ अहमद है। मैं लाहौर में ही पैदा हुआ, लाहौर में ही मैं पढ़ा बड़ा और यहीं मैंने तालीम हासिल की। तो उसके बाद फिर ये है कि गालबन 1967 1968 में मैंने फर्स्ट टाइम जॉब की और उसके बाद फिर यूँ समझें कि कोविड-19 तक मैंने जॉब ही करता रहा हूँ, काम। ये ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 47 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड बनता है, जिसमें मैंने तकरीबन यानी 30-32 साल जो है वो मैंने मार्केटिंग की है और 14-15 साल जो है वो मैंने टीचिंग की है। दोनों काम मैंने पाकिस्तान में भी किए हैं और पाकिस्तान से बाहर भी किए हैं। और इसके स्पेसिफिक माशाअल्लाह। तो मैं तैयार हूँ। माशाअल्लाह, आपकी मतलब आपकी एज और आपकी एज के हिसाब से आपने बहुत काफ़ी काम लंबा टाइम किया। तो मैं आपसे ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी एक उस्ताद हूँ और हमारे यहाँ जो उस्ताद का एक अलग ही मुकाम होता है मुआशरे में और उनकी अपनी ही खिदमत होती हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने टीचिंग के एक्सपीरियंस में पाकिस्तान और बैरून मुल्क क्या डिफरेंस देखा और क्या तब्दीली आपको पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ लगी जिसमें आप चाहते हो कि ये चीज़, ये फॉर्मेट, ये तरीक़ा-ए-कार तब्दील हो, उसमें कुछ तब्दीली आए? ये मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आपकी टीचिंग के प्रोफेशंस में अटैच हैं या अटैच रही हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जब मैं बाहर नहीं गया था तो यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन वगैरह का मेरा था थोड़ा बहुत सिलसिला ना। तो जब बाहर चले गए तो फिर बाहर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई टीचर बनने की। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे यूँ समझ लें कि 7, 8, 9th क्लास के जो बच्चे थे जिनको मैंने यानी टीच करना शुरू किया, तो उसमें साइंस का सब्जेक्ट भी मुझे पढ़ाना पड़ा और फिर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज भी मुझे पढ़ानी पड़ी। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज का मुझे मौका मिला, वहाँ पे हमारे साथ जो थे वो गोरे भी थे, अंग्रेज़ थे। वो उन्होंने फिर एक कोर्स को डिज़ाइन किया कि एक लैंग्वेज जो है एज ए फॉरेन लैंग्वेज टू द बिगिनर्स, एब्सोल्यूट बिगिनर्स को कैसी दी जाए। तो बहरहाल मैं बड़ा मुतासर हुआ, उनका कोर्स जो था वो बड़ा अच्छा रहा, उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे मैंने देखे। वेयर एज हमारे पाकिस्तान में जो एक कन्वेंशनल सिस्टम है लैंग्वेज पढ़ाने का, यहाँ पर तो अगर इंग्लिश मीडियम बच्चे में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, सुननी पड़ती है और उसकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाती है। वेयर एज फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ पे बाहर में था तो वहाँ पे वो बाकी सारा कुछ तो अरबी में पढ़ते थे, सिर्फ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ते थे। तो वो थोड़ा सा यानी अगर वो दिन में
5 घंटे अगर उन्होंने स्कूल में गुजारे हैं, तो उन्होंने उसमें से ये समझ लें कि 1 या 2 पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा घंटा, 1.5 घंटे का, घंटा, सवा घंटे का उन्होंने इंग्लिश के पीरियड लिए, बाकी सारा कुछ उन्होंने उर्दू में लिया। तो इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि उनको इंग्लिश आए, लेकिन बहरहाल वो सिस्टम इस तरीका का गौरव ने बनाया हुआ था, मुझे बड़ा पसंद आया कि उन्होंने फिर लैंग्वेज लेबॉर्ट्री भी थी हमारे पास वहाँ पे, जिससे बच्चों को प्रैक्टिस होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, बोलने की। तो बहरहाल वो सक्सेसफुल रहा खासा, है ना। उनको इसलिए यह था कि वो कह रहे थे कि ये बच्चे जो हैं ये 1 साल या 2 साल तो ये रूटीन में जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, मसलन केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ वगैरह है, वो कुछ अरबी में पढ़ते थे, कुछ इंग्लिश में पढ़ते थे, और बाकी जो थे आगे उन्होंने टेक्निकल चीज़ें जो पढ़नी थी उसके लिए फिर उन्होंने बाहर फील्ड में जाना था, या वहाँ पर उनके पास टेक्निकल टीचर्स भी बाहर से हुए थे, तो उन्होंने हमा वक्त क्योंकि इंग्लिश शुरू करनी थी, तो उसके लिए फिर ये था कि ये किया गया, इस तरह का उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ था जिसके ऊपर हम चलते रहे। बार उसके रिजल्ट अच्छे निकले, नॉट बैड। पाकिस्तान में जैसे कि मैंने बताया ना कि मेरा कि नवासा जो है वो क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में वहाँ पर उनको इंग्लिश को सुनने की, समझने की उनमें हैबिट डेवलप हो जाती है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं वो, यानी उर्दू सिर्फ उर्दू में पढ़ते हैं, बाकी हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिससे उनकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट होगी। मैंने अपने बच्चे को देखा कि वो यानी 9th 10th में आके उसकी इंग्लिश अच्छी खासी थी, बेटर देन मी व्हेन आई वाज इन 9th एंड 10th। यानी ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की ये मैंने एक नोट की है कि ये इस तरह बेहतर है। जबकि मैं पाकिस्तान में ट्यूशन वगैरह का सिलसिले में ट्यूशन मैंने पढ़ाई तो उसमें, लेकिन लैंग्वेज स्कूल में उर्दू, मैं कहूँगा उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो बस हमारा जो उर्दू मीडियम का सिस्टम है उसमें जो इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीकाकार है वो ट्रांसलेशन मेथड है, ता है, ती है, बच्चा इसी में उलझा रहता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अपना जो एक्सपीरियंस है। तो टीचर भी जो है वो शॉर्टकट तरीके से बताते हैं कि चेयर पे मजमून कैसे लिखना है, टेबल पे मजमून कैसे लिखना है, फलानी चीज़ें मजमून कैसे लिखना है, तो उसमें चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। इट हैज़ 4 legs, इट इज़ मेड ऑफ वुड लाइक दिस, यानी कुछ जुमले हैं वो कॉमन चलते हैं सारे के सारे उसमें। तो एक उसमें यूँ समझें कि बच्चे में एक मोटिवेशन नहीं बनती, इंस्पायरेशन नहीं बनती, जिससे वो एक अपनी तरफ से कोई चीज़ को बना सके। हो सकता है उसके ज़हन में चीज़ ज़रूर आती होगी, लेकिन वो लिख नहीं सकता। तो इसलिए एक तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा जो कोर्स है ना, वो उसमें कुछ चेंजेस आनी चाहिए। यानी मैंने अभी भी देखा कि उर्दू मीडियम स्कूल जो गवर्नमेंट का जो स्कूल है, वो 6ठी जमात से इंग्लिश को शुरू करते हैं। तो फिर वो मैंने सिलेबस भी उसका देखा, वो बहुत फ़र्क है। आप इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसकी अगर साइंस की बुक देख लें और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे की साइंस की इंग्लिश देख लें, यानी ऑक्सफोर्ड की बुक साइंस की देख लें और पंजाब टेक्स्ट बुक, बहुत फ़र्क है। द नॉलेज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले, ऑक्सफोर्ड बुक्स वाले जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी जो बुक्स हैं वो उससे अच्छे रसीम भी नहीं उसका देती हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गवर्नमेंट इसमें अगर इंटरेस्ट लेगी तो ये एक जनरेशन के बाद जाके दूसरी जनरेशन होगी वो कंफर्टेबल होगी। देखना चाइना में है, जापान में है, ये वहाँ पे इंग्लिश वैसे ही बैन है। वो नॉलेज को तो पढ़ते हैं ना, नॉलेज तो वो सीखते हैं और उस नॉलेज सीखने से ही डेवलपमेंट होती है। तो हमारे ये एक आधा मुल्क जो है वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा होता है, आधा मुल्क जो है वो क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं होते वो उर्दू मीडियम में जा रहा होता है। तो इसमें एक बड़ा एक उन बच्चों में भी जब वो ग्रो कर जाते हैं तो एक तजाद आ जाता है। ज़ाहिर है जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की है वो अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं। एक जो मैंने अपने तजर्बे से जो मैंने चीज़ नोट की वो ये नोट की हुई है कि एक प्रेस्क्राइब जो कोर्स है ना, जो बच्चे के ऊपर एक तरह का ठूंस दिया जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये बच्चे को फ्रीली पढ़ने की परमिशन नहीं देता। इसमें अगर बच्चों को शुरू से ही कोई यानी से मेरे ज़हन में जो आईडी कार्ड है कि 5-6 क्लास के बाद ही बच्चों को टेक्निकल किस्म की चीज़ में लाना शुरू कर दिया जाए, ताकि वो 10th क्लास तक पहुँचते-पहुँचते उनको एक वाइड स्प्रेड आइडिया मिल जाए कि मुझे किस लाइन की तरफ जाना है, कौन सी टेक्निक की तरफ जाना है। ये सारा एक रेवोल्यूशनराइज सिस्टम है
रेवोल्यूशनरी तौर पे इसको अगर देखा जाएगा तो फिर ये चीज़ आगे चल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने वजह फरमाया और मैं समझती हूँ, मैं अभी भी मैं टीचिंग ही करती हूँ, मैं स्कूल से मुंसलिक हूँ और तदरीस के शोबे से तकरीबन 25 साल से वाबस्ता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने चीज़ों को मवाज़ना किया, चीज़ों को देखा, उन बच्चों के दिमागी और सलाहियतों को भी देखा जो बाहर ममालिक में पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी। तो आपको काफ़ी चीज़ें डिफ़रेंस नज़र आईं, हमारे बच्चे बहुत मुश्किलात, बहुत हेवी बर्डनाइज़ होके पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक और एजुकेशन का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, स्किल एजुकेशन। आपके इंटरव्यू में जो आपने अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन फ़ेसबुक पे जारी किया, उसके अंदर मैंने सुना कि आप क्योंकि आप मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो और आप टीचर भी हैं, तो आपको जो ये स्किल एजुकेशन है, उसको आप किस हद तक समझते हैं कि उसका स्कूल्स के ज़रिए या स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए और उसके फ्रूट्स हमें किस तरह से बच्चों को मिलेंगे? उससे हमें क्या आगे मुस्तकबिल में फ़ायदा हासिल हो सकता है? ओवर टू यू सर। जी, देखें स्किल्ड एजुकेशन जो है ना, वैसे तो नॉर्मली हम अपना जो सिस्टम देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो तो एक 12 साल तक की एक बेसिक क्वालिफिकेशन चलती है बच्चे में, यानी मैट्रिक तक पहुंचे उसने ये चेक करना है कि उसने साइंस लेनी है कि उसने आर्ट्स में जाना है। तो जब वो एफए या एफएससी करता है तो उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं कि ये वो अकाउंट्स की तरफ जा रहा है, ये आदमी ये मेडिकल की तरफ जाएगा, ये आदमी नॉन मेडिकल की तरफ जाएगा, इस तरह उसको यानी मेरे ज़हन में जो आइडिया आ रहा है वो इसको ये है कि इसको सारी सारी की सारी चीज़ों को थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है। अगर छठी 7वीं जमात से ये चीज़ शुरू कर दी है ना, तो 8वीं 9वीं तक बच्चा जो है मिसाल के तौर पे मैंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि ये आजकल डिजिटल का दौर है। ये एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जो मेरा ख्याल किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं रही और शायद आगे जाके पता नहीं और इसमें क्या तरक्की होती है। तो इसमें अर्निंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बच्चे जो हैं, मैंने छोटे-छोटे बच्चों को देखा, मैंने अपने बिलीव मी कि मैंने अपने जो मोबाइल है इसमें से बहुत सी चीज़ें मैंने अपने नवासे से सीखी। मुझे नहीं कुछ समझ में आती, ना मेरा कोई इतना यूज़ था। जहाँ जब मैंने मार्केटिंग की, जब मैंने टीचिंग की, ना उस वक़्त इस किस्म की चीज़ें थी। तो ये यानी एक अभी जो मैंने जो अटैच हुआ हूँ सिस्टम में एज डिजिटल में, तो उसमें मैंने ये नोट किया कि इसमें कमाने के चांसेस भी हैं, साथ-साथ बच्चा साथ अर्न करे, साथ-साथ पढ़ता भी जाए। देखिए, आदमी जब कमाता है तो उसके अंदर एक बड़ा एक जोश और वल्वला पैदा होता है आगे बढ़ने का, कुदरती तौर पे। मैं आपको बताऊं कि मैंने यानी बड़ी पुरानी बात है, 67-68 में जब मैंने पहली अपनी सैलरी ली तो इट वो 164 रुपए थी। तो बड़ा मैं खुश हुआ, छलांगे मारता मैं घर में आया। घर वाली बड़ी खुशी हुई कि चलो भी एक आदमी वर्किंग पार्टनर बन गया इस फैमिली का। तो अगर मेरे हिसाब में अगर आज का जो दौर में तो एक लाखों आदमी कमा सकता है अगर वो डिजिटल के ऊपर अगर जोर दिया जाए ना, शुरू से छठी जमात से ही मेरे हिसाब में इनको दे दिया जाए। 5वीं छठी तक का एक सिलेबस जो है, एक इंट्रोडक्टरी सिलेबस हो जाए, जिसमें बच्चा जो है वो क्या हो गया, हाँ, ये इंट्रोडक्टिव, जिसमें बच्चा जो है वो यानी कुछ बेसिक चीज़ें सीखें, कुछ नेचर की चीज़ें सीखे, कुछ बायोलॉजी की चीज़ें सीखे 5वीं छठी जमात तक। तो साथ-साथ इंग्लिश एज़ ए लैंग्वेज वो उसको यानी एक एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो उनके लिए कोर्स बनाया जाए, ताकि उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाए। तो छठी 7वीं से वो उसको टेक्निकली उसको पता चल जाए कि मेरे लिए ये शोबा बेहतर है, और उसी में फिर उसकी यानी वो पढ़ना शुरू करे। जब वो मैट्रिक तक क्रॉस करे तो वो इस काबिल हो कि वो ही इज आल्सो वर्किंग पर्सन एट दिस टाइम। ऐसी बात नहीं है 10-11 साल की उम्र में, यानी ये 11वीं 12वीं तक पहुंच वर्किंग आदमी बन सकता है, बच्चा भी कर सकता है जिनको अर्निंग की जरूरत।
تو اس بالکل طرح آپ نے یہ بالکل زبردست بات آپ نے کہی ہے کہ ایک میں آپ کی بات قطع کلامی کر رہی ہوں. آپ کی جو یہ بات ہے نا ڈیجیٹل اسکلس کی، تو جس ایج میں آپ ہیں اور اس جنریشن کے لوگ عموماً اس چیز کو کہ ڈیجیٹلی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، بہت اسٹیبلٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر ارن کر سکتے ہیں. آپ کی جو جنریشن تھی وہ اس چیز کی ایگزسٹنس کے اوپر بلیو نہیں رکھتی. میجورٹی لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں، اور اگر آپ اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں تو اٹس اے ویری گڈ سائن کہ آپ ان لوگوں کو اس چیز کے لیے کمفرٹیبل کر سکتے ہیں، ان کو اس چیز کے لیے مطلب ان کو ان کے ذہن میں جو بند الجھنے ہیں اس سے آپ ان کو بہت اچھے سے آگاہی دے سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے سوسائٹی میں. اور یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے اس ڈیجیٹل دور کے اندر اس کے اندر کی جو ایکچولی جو اس کا بیس ہے اس کو جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. تو آپ اس کے اندر اپنی انوالومنٹ کیسے شو کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں بیسیکلی خود ابھی لرننگ سٹیج میں ہوں. آئی ایم اے ٹریننگ، آئی ایم فیلنگ مائی سیلف کہ میں ایک ٹریننگ میں ہوں، ابھی ٹریننگ لے رہا ہوں میں. لیکن اگر میں انشاءاللہ ٹریننگ جب لے لوں گا تو میرا اپنا جو ارادہ ہے، جو دل میں میں نے جو نیت کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں مساعد کو یتیم بچے جن کا اللہ ہی وارث ہوتا ہے، ان کا ایک گروپ جو ہے وہ 6 یعنی 4 سال کا 3.5 4 سال کا بچے جو ہے اس کو اکٹھے کر کے تو ان کے ساتھ میں پھر یہ اپنا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ میں انشاءاللہ کرنا چاہوں گا، تاکہ وہ ایک سوسائٹی میں ایک باعزت طور پہ گرو بھی کریں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا ارننگ کا بھی سلسلہ شروع کر سکیں. یہ میرے ایک ذہن میں پروگرام ہے کہ پانچویں جماعت تک، چھٹی جماعت تک ان کو ایک بیسک جو ہے وہ پرووائڈ ود انگلش ہو گئی. بہت کچھ پڑھنا ہے اور انٹرنیٹ میں جا کے اور گوگل میں اور ہر چیز میں یعنی ان کو زیادہ ڈیٹیل جو ہیں وہ انگلش میں ہی ملنی ہے. تو انگلش میں ان کو تھوڑی سی یعنی ایک ہے کہ کمپریہنشن ان کے پاس ہو جائے کہ ان کی قابلیت بڑھ جائے زیادہ عام بچوں کی نسبت. تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان کو ٹیکنیکلی میں لے کے آؤں، ڈیجیٹل کی طرف لے کے آؤں تاکہ وہ کمانا شروع کر دیں. اور جب آدمی کماتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ کامیاب سمجھتا ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور وہ ورک بھی زیادہ کرتا ہے، کام بھی پھر زیادہ کرتا ہے. میرا اپنا تو پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے. باقی بچوں میں دیکھیں کچھ ہیں جو ہے آس میں نکل وہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، تھوڑی سی ضرورت ہوتی والدین کی طرف سے یا اسکول کی طرف سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں. باقی جو بچے ہوتے ہیں وہ بیسکلی لٹک جاتے ہیں ایز اے میٹر فیکٹ، وہ مجبوری میں پڑھتے ہیں. ان کو والدین بھی یعنی یہ ہے کہ بائی فورس ان کو بھیجتے ہیں. اور اسکول کا ماحول بھی جو ہوتا ہے ٹیچروں کا ہمارے وہ بھی تھوڑا سا فورسفل ہوتا ہے. تو وہ پھر فورسفل میں پھر وہ یعنی ایک آزادی کے ساتھ جو پڑھنا ہوتا ہے نا، آدمی کی جب کسی چیز کو پڑھے تو اس کو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ میں نے وہ بھاگ کے جائے، وہ بھاگ کے جانے میں اس میں طلب اس وقت پیدا ہوگی جب اس کو پتا ہوگا کہ یار میرے یہ 4-5 سال کے بعد جو بچے ہیں اسی اسکول کے وہ تو دیکھیں اتنے پیسے کما بھی رہے ہیں. یہ ایک ان میں ایک لگن پیدا ہوگی، ان میں ایک جوش پیدا ہوگا. دیکھیں پیسہ جو ہے اس سے ان کی اپنی معاشی حالت بہتر ہوگی، ایک ملک کی اکنامی بہتر ہوگی، دولت ہوگی تو ہر چیز ہوگی. مجھے یاد ہے کہ جب ہارون رشید اور مامون رشید کا جب دور تھا تو یورپ میں اس وقت ڈارکنیس تھی. تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہاں کا جو نالج ہے اس کو جو بھی اس کا عربی میں ترجمہ کرے گا اس کتاب کو سونے کے عوض تول کے دیا جائے گا. یعنی بک جب تو اس کو پھر سونے میں تول کے اس کو دیں گے. تو یہ اس وقت ہوا جب ان کے پاس مسلمانوں کے پاس اس وقت جب دولت تھی، اسی وقت ہی پاسبل ہوگا نا، ادروائز تو یہ پاسبل نہ ہوتا. تو دولت کا اپنا ایک رول تو ہے نا ایک ڈیولپمنٹ میں. تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی فکر و فاقے میں رہے ترقی کرے، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں ہے.
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप देखें ना, वो 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। 25 साल की पहली जो ज़िंदगी है वो एक उसरत में गुजारी, मुश्किल में गुजारी उन्होंने। वो यानी भेड़-बकरियाँ पालते थे, तो उनको यूँ समझे कि फैसिलिटीज़ मिली हुई थी रहने की, खाने की, पीने की, अपने चचा के घर, अपने दादा के घर, इस तरह जो वो रहे। लेकिन जब वो आपने शादी कर ली, तो उसके बाद फिर एक वो यानी उस वक़्त मक्के के जो मतमूल लोग थे ना, उमरा, उसमें उनका शुमार हुआ। उसी उम्रा में ही तो लोगों ने आके आपको ईमानतें जमा कराई और आपने दयानतदारी से वापस भी की। गरीब को कौन अमानत देता है? अमीर आदमी को देगा, जिसके पास पैसे होंगे उसी को जाके कोई अमानत देगा ना। तो इसलिए वो उस वक़्त के दौर में तभी तो आपकी वो ट्रुथ साबित हुई ना, कुदरत ने साबित करनी थी, आपकी फिर तरबियत इस तरह की हुई थी। आप एक सच्चे इंसान साबित हुए, एक ईमानदार इंसान साबित हुए। तो यूँ समझ लें कि 40 साल की वो 25 से लेके 40 तक 15 साल का जो एरिया है, वो उन्होंने यानी एक अच्छे माहौल, अच्छी अर्निंग उन्होंने की। देखिए, मैं पिछले दिनों कोई 2-4 महीने हो गए, मैं इंटरनेट के ऊपर ही मैं पढ़ रहा था कि कैसे यानी जो रिचेस्ट पीपल हैं, उनकी हैबिट्स को किसी ने कैलकुलेट किया कि उनमें ये आदतें मुश्तरक हैं, और उसने ये गाइड किया कि अगर इन आदतों के ऊपर चला जाए तो दूसरे आदमी भी जो है वो अपने आप को इसी तरह काबिल बना सकते हैं। हमारे यानी ये है कि हमें हदीसें तो बहुत सुनाई जाती हैं, हम सुनते भी हैं। हो सकता है मौलवी हज़रात मुझे ये बातें उनको पसंद ना आए मेरी, लेकिन हम सुनते भी हैं, समझते हैं, लेकिन किसी ने ये कैलकुलेट नहीं किया कि भाई वो कौन-सी ग्राउंड थी, कौन-सी बेसिक क्वालिटीज़ थी उनके ऊपर, जिनके ऊपर उन्होंने अपने बिज़नेस को डेवलप किया। इसी तरह हज़रत ये अपना 11वीं वाले शरीफ का बहुत आपने भी सुना होगा, इनका ख़त्म वगैरह धरा जाता है। ही वाज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस टाइम। उनके अपने जहाज़ चलते थे। वो हर अरबी महीने की 11वीं शरीफ को ख़त्म दिला दिया जाएगा, लेकिन ये किसी ने वैल्यूएट नहीं किया कि क्या क्वालिटीज़ थी उस वक़्त, उनकी खूबियाँ क्या थी, जिसके बेस पे उनके जहाज़ चलते थे। हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से उनके पास नौकर थे, उनके मुलाज़िम थे, लेकिन कुछ खूबियाँ तो थी ना। तो मकसद ये मेरा बात करने का ये है कि ये चीज़ें जब आदमी चलेगा तो हम मुसलमानों में भी ये पैदा हो सकती है। अगर यूरोप के रिचेस्ट पीपल जो हैं, अगर उनकी ये बायोग्राफी नोट करके उनकी आदात के ऊपर गौर किया जा सकता है, और आजकल यानी ये बन गए कि भाई ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इसको पढ़ें, इसको पर चलें तो आप भी कामयाब हो सकते हैं, स्टेप्स बना दिए गए। तो मुसलमानों में जो कामयाब लोग जो गुजरे, उनके जीवित हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और आपकी इस बात से ही मैं अब इस बात को आगे बढ़ाऊँगी कि ये वाक़ई पैसा बड़ा एक ख़ास रोल प्ले करता है इंसान की ज़िंदगी में, और उसको फ्रीडम देता है ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स उठाने के लिए। तो जो आपको मैं आपकी राय और आपका ख़्याल जानना चाहूँगी कि जो रेहान अल्लाह वाला सर, जो ये एक लोगों को लाख रुपए और $500 का जो उनका टारगेट है, उस हदफ को लेके चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि लोग जो है उसके अंदर उसको हासिल करें और उसके साथ जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। तो ये जो तब्दीली वो चाह रहे हैं और एक एक सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, आप उसको कितना सपोर्टिव समझते हैं? क्योंकि मैं तो उनके साथ काफ़ी टाइम से जॉइन हूँ और ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, और मुझे मज़ा भी आ रहा होता है। तो अभी जो पुरानी जनरेशन है उसको अंडरस्टैंड करवाने में क्या ये रेहान अल्लाह वाला का प्रोजेक्ट समझ सकेंगे लोग, ताकि वो अपने बच्चों को उस सिमत की तरफ धकेल सकें? देखिए, मैंने इत्तेफ़ाक की बात है कि ये तकरीबन वो 1 महीना होगा या 3 हफ़्ते होंगे। मैंने इत्तेफ़ाक से इनका एक इंटरव्यू जो था वो सुना, किसी कोई, बल्कि उन इंटरव्यू का आखिर सुना मैंने, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस आदमी के पास मोबाइल है, सॉफ्टवेयर है और लैपटॉप है, वो 1 लाख क्यों नहीं कमा सकता? मेरे दिल में जो पहली चीज़ आई, मैंने कहा ये भाई अपना कोर्स बेचेगा। कोई ना कोई इंटरनेट में ये चीज़ें चलती हैं, मैं फ्रैंकली बात करता हूँ। तो फिर मैंने सर्च आउट किया तो वो ये आ गए, लेकिन बाद में मैंने देखा कि नहीं, ही इज़ गिविंग अ वेरी गुड सर्विस टू द पीपल, और फ्री सर्विस दे रहे हैं अपनी तरफ से ये। तो
फिर ये स्कूल में जो उन्होंने शुरू किया, देखो हम वी आर, आज भी मैंने कमेंट्स में एक जगह में कमेंट्स में मैंने लिखा है कि वी आर ट्यून्ड टू ओल्ड सिस्टम। हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, हमारी एक ट्यूनिंग होगी हुई है, हमने उसे उसके ऊपर चलने की। उसको तब्दीली जो होती है ना, उसके ऊपर जल्दी लोग ज़हनी तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ट्यूनिंग हुई है, जनरेशन से ट्यूनिंग हुई है, और डीएनए चेंज हो डीएनए चेंज करना पड़ेगा हमें। इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, लेकिन ये है कि इट विल रेवोल्यूशनाइज द सोसाइटी वन डे। इस वक्त तो वो उन्होंने डिजिटल के ऊपर ही सारा जोर रखा हुआ है, क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट हैं, क्रिएटर हैं डिजिटल के। तो उसके बाद हो सकता है वो फिर इसके साथ बच्चों में सब में एक जैसी सलाहियतें नहीं होती, वो उसके साथ हो सकता है वो फिर कल को कोई और दूसरा कोई टेक्निकल सेक्शन शायद शुरू करने के लिए, ये बच्चे क्योंकि इसमें नहीं चल रहे, नहीं इनकी आउटपुट चल रही, तो ये टेक्निकल इस सेक्शन में आ जाए, वो तीसरा को शुरू कर सकते हैं, चौथा। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आई एम विद हिम, मुझे पसंद आई उनकी बातें सुन के, और इसीलिए देखें मैं 76 ईयर्स मेरी एज है इस वक्त। इस एज में बाबे जो हैं वो बस बैठे रहते सोते रहते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि मसरूफ रहने का शौक है। जिस आदमी ने सारी जिंदगी काम किया हो ना, वो आइडियल नहीं बैठ सकता। तो ये एक नई चीज थी जो जिसको मैंने लर्निंग शुरू की हुई है। अल्लाह ताला करे कोई ऐसे कोई माहौल पैदा बन जाए कि मैं इसकी ग्रिप कर लूँ। अगर मुझे इस पे ग्रिप आ जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब भी करेगा और मैं फिर बढ़ूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अभी परसों ही रेहान सर का जो है इंटरव्यू किया है। बड़ा डिटेल से उनका जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका तकरीबन समझ लें बहुत ही डिटेल में उन्होंने उसके बारे में बताया। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको उनका जो प्रोजेक्ट के मुतालिक उनकी जो मतलब वो है सोच है, उनका जो नज़रिया है वो भी पता चलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो आपको और क्लियर हो जाएँगी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके नज़रियात जान के, और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस एज में भी सीखने के अमल को नहीं रोका आपने, और आप नई चीज़ें जो इस दौर के लोगों के लिए बनी हुई हैं, इस दौर के लोग जिसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको लेके चल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बात है, लोगों के लिए आप मिसाल हैं, और इस तरह से आपके ज़रिए जो नॉलेज स्प्रेड होगी, वो पेरेंट्स को और बुज़ुर्गों को, दादों को, नानियों को जो है मजबूर करेगी इस सिमत सोचने के लिए कि ये एक दौर है तब्दीली का, जबकि तब्दीली की डिमांड है, तो क्यों ना हम इस तब्दीली को इख्तियार करें। इसके साथ ही मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मुझे बहुत ही मेरे ज़ाहिर-सी बात है कि आपका पहला ही एक्सपीरियंस था, तो उसको आपने बड़े अच्छे से मैनेज किया और आपने मुझे अपने कीमती वक़्त में से वक़्त दिया। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम अपने किसी नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान, पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।